तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज की हमारी फिल्म है अल्फा, संघर्ष और दोस्ती की एक अनोखी कहानी। जब इंसान ने इस धरती पर सबसे पहले कदम रखा तो यह जगह बहुत ज़्यादा खतरों से भरी हुई थी। जीवन यापन करना यूँ आसान नहीं था। जो ताकतवर था वही जिंदा रह पाया। इंसानों ने भी जानवरों की तरह खाना जुटाने के लिए टोलियाँ बनाई। उनके सामने जो भी आया वो उसे ख़त्म करते हुए आगे चल दिए। लेकिन वे मिलकर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें एक मुखिया की ज़रूरत थी। और इसी तरह मुखिया की तलाश में कई साल बीत गए और आखिरकार उन्हें एक ताकतवर मुखिया मिला। उसने अपने सामने वाले की ताकत देखी, दोस्ती भी देखी और उसी दोस्ती ने इंसान की ज़िंदगी बदल डाली। तो यह समय था आज से 20,000 साल पहले, जब यूरोप में लोग एक साथ कबीले में रहा करते थे और वे मिलकर शिकार किया करते थे। और उसी कबीले के मुखिया का एक बेटा होता है जिसका नाम केडा होता है। वो अपने बेटे और कबीले के बाकी सभी नौजवानों को इस निर्दयी प्रकृति, जहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं, में लड़ने और जिंदा रहने के गुण सिखा रहा होता है, क्योंकि यहाँ बिना नियम और अनुशासन के जिंदा रहना लगभग असंभव होता है। वह अपने बेटे से कहता है, अब से तुम मेरे साथ शिकार करोगे। वो उसे अपना एक हार पहनाते हुए कहता है कि तुम एक मुखिया के बेटे हो और तुम्हें जीतना होगा और तुम्हें खुद को साबित भी करना होगा। कबीले का मुखिया टाऊ अपने कबीले की परंपरा के अनुसार अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों द्वारा कबीले के नौजवानों को शिकार के लिए तैयार करता है। वे सभी मिलकर अपनी कुछ रस्में पूरी करते हैं और अपने पूर्वजों से उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। केडा के माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी माँ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वह अभी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। केडा के पिता टाऊ कहते हैं कि उसे खुद को साबित करना होगा और साल के इसी वक्त हमारा पूरा कबीला शिकार के लिए जाता है और अगर शिकार नहीं किया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। उसकी माँ चिंता जताते हुए कहती है, मुझे डर है कि कहीं केडा हम सबको छोड़कर चला ना जाए। और केडा यह सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है। अगली सुबह कबीला के सभी काबिल पुरुष परिवारों से अलविदा लेकर शिकार के लिए निकल जाते हैं और केडा भी उनमें शामिल होता है। कबीले के मुखिया टाऊ अपने बाद केडा को कबीले का मुखिया बनाना चाहता है, इसलिए अपने इस सफर में टाऊ केडा को जिंदगी से जुड़ी काफी अहम बातें सिखा रहा होता है। वह केडा से कहता है कि जिंदा रहने के लिए संयम जरूरी है और वह उससे जिंदगी में कभी भी हार न मानने को कहता है। वे लोग अपने सफर पर लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे उनकी मुलाकात एक अन्य कबीले के लोगों से होती है, जो कि उनके अपने दोस्त ही होते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ इंसानों ने मिलजुल कर रहना सीख लिया होता है। फिर भी इन्हें अपना पेट भरने के लिए शिकार करने जैसा जोखिम तो उठाना ही पड़ता है, क्योंकि इनके पूर्वज भी कुछ इसी तरह शिकार किया करते थे और इसी तरह भी जिंदा रहा करते थे और वे लोग इसी रास्ते पर चल रहे होते हैं। कई दिनों तक चलने के बाद उन्हें एक जंगली सुअर मिलता है जिसका ये शिकार करते हैं। केडा के पिता केडा से उस सुअर को मारने को कहते हैं, जिस पर बेहद कोशिश करने के बाद भी केडा उसे नहीं मार पाता है और वह कहता है, माफ करना, मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। आखिरकार टाऊ उस सुअर को मार देते हैं और वे गुस्से में केडा से कहते हैं, याद रखना, यहाँ पर ताकतवर ही जिंदा रह सकता है और तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। शिकार के बाद उस रात सभी लोग अपने शिकार को आग में पकाकर खा रहे होते हैं। तभी एक सेबर टूथ लायन उनके एक साथी को उठाकर ले जा लेता है और रात के अंधेरे में ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं और केडा यह सब देखकर थोड़ा डर सा जाता है। अगली सुबह ये लोग अपने साथी की याद में वहाँ कुछ पत्थरों को रखकर आगे बढ़ जाते हैं। इनका सफर कई दिनों तक जारी रहता है। ये लोग जहाँ भी रुकते हैं वहाँ कुछ कलाकृतियाँ बना देते हैं। ये लोग अपने कबीले से काफी दूर आ गए होते हैं। टाऊ अपने बेटे केडा के हाथों में कुछ निशान गुदवा देता है और कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह निशान तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ये लोग तारों को अपने पूर्वजों की आत्माएं मानते हैं और यही तारे इन्हें घर का रास्ता दिखाते हैं। आगे केडा के पिता टाऊ केडा को तारों की मदद से घर का रास्ता ढूंढना सिखा रहा होता है। तभी उन्हें भेड़ियों का एक झुंड दिखाई देता है। टाऊ बताता है कि एक अल्फा ही झुंड का ख्याल रखता है और वो अपने झुंड का मुखिया होता है। उसकी जान हमेशा खतरे में होती है। उसके झुंड में रहने वाले सभी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर उन्हें अल्फा की कमजोरी का पता चल गया। अल्फा की ताकत और हिम्मत ही उसकी असली पहचान होती है और कोई भी पैदाइशी अल्फा नहीं होता है। अल्फा की ताकत उसके अंदर होती है। अगली सुबह आगे चलते हुए उन्हें किसी जानवर का गोबर दिखाई देता है जो कि ताजा होता है, तो वे लोग समझ जाते हैं कि याक का झुंड आसपास ही है
और उनके पास शिकार करने का यह काफ़ी अच्छा मौका होता है। ये लोग उन्हें खदेड़ते हुए खाई की ओर लेकर जाते हैं और ऐसा करते हुए वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ में एक याक कैडा को खाई पर ढकेल देता है। सभी लोग कैडा को बचाने के लिए भागते हैं, पर उसका हाथ फिसलने से वह नीचे गिर जाता है। टाऊ उसे बचाने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, पर सभी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, वहाँ तक पहुँच पाना बेहद मुश्किल है और वह मर चुका है। कबीले के मुखिया होने के नाते कबीले के लोगों को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है और हम तुम्हें नहीं खो सकते हैं। अपने बेटे के जाने से टाऊ काफ़ी टूट जाता है। वो काफ़ी देर तक खाई के नीचे देखता रहता है और वह अपने बेटे को पुकारता रहता है। कबीले के लोग उसे दिलासा देते हैं और समझाते हैं कि वो उसे भूल जाए, उसकी आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी। इसके बाद सभी खाई से गिरकर मरे हुए याकों में से जितने हो सकते हैं उतनों को अपने साथ लेते हैं और कैडा की याद में वहीं पर उसी जगह कुछ पत्थरों को रख देते हैं और वे अपने घर की ओर वापस लौट जाते हैं। पर किस्मत से कैडा अभी भी जिंदा होता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वह एक चट्टान पर अटका हुआ है। चूँकि वो पहले ही घायल होता है तो उसके लिए ऊपर की ओर सीधी चढ़ाई कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो नीचे जाने की कोशिश करता है, पर नीचे जाना भी यूँ आसान नहीं होता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और कैडा अभी भी उसी चट्टान पर अटका हुआ होता है। बारिश के पानी से नीचे बाढ़ आ जाती है और कैडा के लिए ये सबसे अच्छा मौका होता है नीचे कूदने का। इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है और इस तरह उसे वहाँ पर नीचे कूदना पड़ता है। और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसका एक पैर टूट गया होता है। वो अपने पिता को आवाज़ लगाता है, यह सोचकर कि लोग शायद अभी भी यहाँ पर मौजूद होंगे और उसे ढूंढ रहे होंगे। वह अपने पैर की मोच को ठीक करता है और उसी जगह पहुँचता है जहाँ से उस याक ने उसे नीचे गिराया था। उसे वहाँ वही पत्थर दिखाई देते हैं। कैडा समझ जाता है कि सभी लोग ये मर चुका है सोचकर वापस लौट चुके हैं। तभी उसे भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है तो वह देखता है कुछ भेड़ियों का एक झुंड है। तो वह डर कर वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है। दूसरे जानवर के डर से वह उसी पेड़ पर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। कैडा समझ गया होता है यहाँ से आगे का सफ़र उसे अकेले ही तय करना होगा। उसे खुद को जिंदा भी रखना है और अपने घर वापस भी लौटना है। अगली सुबह जब वह एक केचुए को खा रहा होता है, उसे अपनी ओर कुछ भेड़िए आते हुए नजर आते हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए वह भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और इसी जद्दोजहद में वह अपने चाकू से एक भेड़िए को घायल कर देता है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद सभी भेड़िए वापस चले जाते हैं। कैडा रात भर उसी पेड़ पर रहता है और सुबह होने पर वह देखता है कि उसने जिस भेड़िए को घायल किया था वो कोई और नहीं बल्कि उसी झुंड का मुखिया होता है, यानी अल्फा। पहले तो कैडा उसे मारने की कोशिश करता है, पर उसे इस हालत में देखकर वह उसे नहीं मार पाता है और वह फैसला करता है कि वह उसे बचाएगा। कैडा अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो अल्फा का मुंह रस्सी से बांध देता है और वह उसे उठाकर एक गुफा पर लेकर जाता है। किसी तरह वो दोनों घायल होते हैं और वे अपने ही झुंड से बिछड़ गए होते हैं। कैडा आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे आग नहीं जल पाती है। अगली सुबह जब कैडा उठता है तो वह देखता है कि अल्फा को होश आ गया है और वह उसी की तरफ देख रही होती है। कैडा अपने घाव पर मलहम पट्टी करता है और अल्फा भी किसी तरह से अपने मुंह से रस्सी हटा लेती है। कैडा उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है। वह अल्फा से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, पर अल्फा उस पर गुर्रा रही होती है। कैडा उसके घाव को साफ करने के लिए उसमें कुछ कीड़े डाल देता है। अब उन्हें भूख भी लग रही होती है, पर अल्फा अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई होती है। कैडा को किसी भी जानवर को मारना पसंद नहीं होता है और ना ही उसने कभी किसी का शिकार किया होता है, पर जिंदा रहने के लिए और अपने पेट भरने के लिए उसे शिकार करने की ज़रूरत होती है और वह ऐसा ही करता है। और कैडा एक खरगोश का शिकार करता है। शिकार करने के बाद वह वापस उसी जगह पर आता है। अल्फा शिकार को देखकर उसे छीनने की कोशिश करती है, पर कैडा उसे यह कहकर कि यह शिकार मेरा है, वह उसे हटा देता है। धीरे धीरे कैडा आग जलाना भी सीख गया होता है। वह अपने हाथों में बने निशान को तारों की तरफ करते हुए घर को याद करता है। उससे अपने पिता की दी हुई सीख काम आ रही होती है। वो अल्फा को भी खाने के लिए मांस के टुकड़े दे देता है। रात के समय जब वे दोनों बैठकर तारों की ओर देख रहे होते हैं, तभी भेड़ियों की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और यह सुनकर अल्फा भी ठीक वैसे ही आवाज़ करती है। कैडा कहता है,
शायद तुम्हें भी अपने घर की याद आ रही होगी। सर्दियों का मौसम शुरू होने को होता है। धीरे धीरे ठंड भी अब बढ़ रही होती है, तो उन्हें यह गुफा छोड़कर आगे की ओर जाना पड़ता है। कैडा अल्फा को अपने झुंड के पास जाने को कहता है, लेकिन अल्फा उसे ही घूर रही होती है और वह उसके पीछे पीछे ही जाने लगती है। और शायद यही वो समय था जब इंसान और जानवर साथ रहना सीख रहे थे। कैडा और अल्फा भी अब साथ मिलकर शिकार करने लगे थे और धीरे धीरे वे शिकार करना सीख रहे थे और वे ऐसे ही साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने घर की तलाश में, अपनों की तलाश में। अब वे साथ में ही शिकार करते और साथ में ही सोते थे। अब शायद से उनमें दोस्ती हो चुकी थी और शायद यहीं से इंसानों और जानवरों की दोस्ती में शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, इनमें दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी होते जा रही थी। बर्फबारी अब शुरू हो चुकी थी और अब सर्दियों का सीज़न आ चुका था। एक रात जब कैडा और अल्फा अपना शिकार पकाकर खा रहे होते हैं और उसी रात के अंधेरे में कुछ भेड़िए उनकी तरफ आते हैं और हमें पता चलता है कि ये तो अल्फा का ही झुंड होता है। अल्फा जाते हुए कैडा को पलटकर ऐसे देखती है मानो उसे अलविदा कह रही हो। कैडा उसे अपने परिवार के पास चले जाने को कहता है, पर अब वो अकेला रह गया होता है और उसे अकेले ही अपने घर की तरफ जाना होगा। पर यह बात अच्छी होती है कि उसने आग जलाना और शिकार करना अच्छे से सीख लिया होता है, तो अपने हाथों के निशान की मदद से उस बर्फीले तूफान में वह आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे अल्फा और उसका झुंड फिर से दिखाई देता है, तो अल्फा उसकी ओर तेजी से बढ़ती है, लेकिन अचानक वहाँ की बर्फ टूट जाती है। वह नीचे गिर जाता है। अल्फा उसे बचाने की कोशिश करती है और उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और आखिरकार वह बाहर निकल जाता है। वह ठंड से काँप रहा होता है। वह तुरंत आग जलाता है और वह अपने शरीर को गर्म करता है, पर उन्हें लगातार आगे बढ़ते रहना होता है, नहीं तो वे यहीं ठंड से जमकर मर जाएंगे। आगे चलकर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। कैडा उसे देखकर खुश होता है और वह उसे मदद के लिए चिल्लाता है, पर जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि वो आदमी ठंड के कारण वहीं जम चुका होता है। कैडा को वहां पर कोई भी ज़रूरत का सामान नहीं मिलता है। कैडा उसके तीर कमान ले लेता है और उसे धन्यवाद देकर वहां से वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। वहीं बर्फीला तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, तो दूसरी तरफ लकड़बग्घे का एक झुंड उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। उनसे बचने के लिए कैडा और अल्फा तूफान की ओर तेजी से भागते हैं और वे भागकर एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक दूसरा खतरा उनका इंतजार कर रहा होता है। उस गुफा में एक शेर पहले ही मौजूद होता है, जो कि इन पर हमला कर देता है। कैडा को बचाने के लिए अल्फा बीच में कूद पड़ती है। तभी कैडा तीर से उस शेर को मार देता है और इस पर अल्फा भी थोड़ी घायल हो जाती है। बर्फीला तूफान और भी तेज हो रहा होता है और इनकी हालत भी अब धीरे धीरे बिगड़ रही होती है, पर ये लोग लगातार आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। तभी कैडा को वहीं पत्थरों का टीला दिखाई देता है, जो इनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था घर का रास्ता दिखाने के लिए। अल्फा और कैडा काफ़ी कमज़ोर हो गए होते हैं। इनकी रफ्तार भी अब काफ़ी धीमी हो गई होती है। उस शेर के साथ लड़ाई करने में अल्फा काफ़ी कमज़ोर हो गई होती है और अब उससे और नहीं चला जाता है और वह थक कर वहीं पर गिर जाती है। कैडा उसे उठाकर कुछ दूर चलता है और अब वो भी खुद थक गया होता है और दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। खैर, उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी थी, पर उनका शरीर अब धीरे धीरे उनका साथ देना छोड़ रहा होता है। उनके शरीर में अब जरा सी भी ताकत नहीं होती है और उन्हें आराम की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है। वे अपने घर के बेहद ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन वे करीब आकर भी हार चुके होते हैं। उनकी हिम्मत पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। तभी कैडा को अपने पिता की कही एक बात याद आती है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक ज़्यादा ताकतवर हो और तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे दिल से आती है। कैडा की आंखें खुलती है और वह फिर से उठ खड़ा होता है और अल्फा को उठाकर अपने घर की ओर आगे बढ़ जाता है। और वह जैसे ही घर पहुंचता है तो वह ज़मीन पर गिर जाता है। उसके माता पिता उसे उठाते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, पर खुशी के। कैडा कहता है, मैं हमेशा से खुद को साबित करना चाहता था। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि तुम खुद को साबित कर चुके हो, तुम घर वापस लौट आए हो। कैडा अपने पिता से अल्फा को बचा लेने को कहता है, क्योंकि अल्फा ही थी जिसने इतने दिनों तक कैडा का इस सफ़र में साथ दिया था और उसकी हिम्मत बनाई थी। जब वो कैडा और अल्फा का इलाज कर रहे होते हैं, तभी अल्फा अपने शावकों को जन्म देती है। इनके कबीले की एक औरत जो इनका इलाज कर रही होती है,
वह कहती है, तुम इसे यहाँ पर लेकर आए हो और अब यह हम में से एक है। और शायद यही वो समय था जब इंसानों की जानवरों से दोस्ती की शुरुआत हुई। उन्होंने जंगली जानवरों को पालतू बनाया और उन्हें साथ जीना सिखाया।